हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत अधिगम परिस्थिति में अधिगमकर्ता की भूमिका के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अधिगम परिस्थिति का अर्थ होता है कि वह परिस्थितियां जिसमें कोई व्यक्ति सीख सकता है, और अधिगमकर्ता का मतलब होता है सीखने वाला, या हम लोग शैक्षिक दृष्टिकोण से कहें तो बालक, यानी अधिगमकर्ता का मतलब विद्यार्थी या बालक पर सीखने वाली परिस्थितियों के अंदर कैसे सीखता है, या सीखने वाली परिस्थितियों में वो क्या करता है जिसके माध्यम से वह विभिन्न चीजों को सीखता जाता है और अपने जीवन में उसे धारण करता जाता है। इस बात पर हम लोग विशेष अध्ययन करेंगे। भूमिका का तात्पर्य होता है कि उस परिस्थिति में आप क्या करोगे, यानी सीखने वाली परिस्थिति में सीखने वाला विद्यार्थी क्या कार्य करता है, कौन सा वह दायित्व उठाता है, किस भूमिका में वह रहता है, जिसके कारण से उसे बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। वैसे अगर हम साधारण ढंग से बात करें तो आदमियों, सभी स्त्री और पुरुष, या ये कहें कि पुरुष वर्ग जो है या मानव समाज में जो है 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति सीखता है। ये अपने जीवन के हर उम्र में, ये जन्म के से लेकर के गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत तक यह 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति सीखता है। जिस ज्ञान इंद्रियों का जो विषय है, जो कार्य है, वह है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द का मतलब होता है वाणी, जो जिह्वा है। शब्द जब जिह्वा के माध्यम से क्या करता है, सीखता है, बोलता है, बोल के भी आदमी सीखता है। स्पर्श, त्वचा है, हमको स्पर्श करने के काम आती है। कुछ चीज टच में हमारे आती है तो हम त्वचा से भी छू के देखते हैं कि मुलायम है, कठोर या कुछ भी है, त्वचा। रूप, नेत्र के माध्यम से भी हम लोग सीखते हैं। रस, जिह्वा हमारा 2 काम करती है, एक तो बोलने का भी काम करती है, किसी चीज का स्वाद भी बताती है, रस। गंध, नाक जो है, ये हमारे गंध के माध्यम से हमको कोई चीज सूचना देती है, जानकारी देती है। यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियां के विषय हैं, या इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज की जानकारी या कोई सीखते हैं, या हम किसी सीखी हुई चीज को व्यवहार में उतारते हुए प्रत्येक क्षण अनुभव करते रहते हैं। ये ज्ञानेंद्रियां हमारे जो है मस्तिष्क के माध्यम से अपना क्रिया को संपादित करती है, जानकारी को धारण करती है, उसका उपयोग बताती है, उससे सतर्कता बताती है, उसके महत्व को बताती है, उसकी आवश्यकता को बताती है, इत्यादि बहुत सारी गतिविधियां संपादित होती हैं। अगर हम बालक की बात करें, यहाँ हम पूरे जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बाल्यावस्था तक की बात हो रही है, जो एक प्रकार से समझे तो 6 से 12 वर्ष तक, या ये कहें कि अधिगम परिस्थितियों के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर लगभग शैशवावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक की गतिविधियों को देखेंगे कि अधिगमकर्ता किन परिस्थितियों में विभिन्न व्यवहारों के माध्यम से वो सीखता है, उसको हम लोग देखेंगे। अगर हम बात करें तो सामान्यतः शैशवावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक, यानी एक सिंपल वे में कह सकते हैं हम लोग 0 से 12 वर्ष तक की अगर हम बात करें तो 0 से 12 वर्ष की गतिविधियों में के अंतर्गत अधिगम परिस्थितियां, यानी सीखने वाली परिस्थितियां हमको 2 मिलती हैं। एक तो हमारा घर होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, विद्यालय होता है। एक तो घर होता है, दूसरा क्या होता है, विद्यालय होता है। और घर की अगर हम बात करें तो घर के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण हमारे माता पिता होते हैं, उसके बाद भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी इत्यादि और सब संबंधी होते हैं। इसके संग संग घर की परिस्थितियों के अंतर्गत पास पड़ोस भी आता है, कि पास पड़ोस का माहौल क्या है, उसको भी हम लोग सीखते हैं। और इसके संग संग वो उस बालक का घर, जो 5 वर्ष तक, लगभग 6 वर्ष तक जो घर में बिताया है, उसमें उसकी मित्र मंडली कैसी है, उसमें खेलने वाले बच्चे कैसे हैं, खेलने वाली जो उसकी मित्र मंडली है, क्या खेलते हैं, कौन सा संस्कार के अनुसार व्यवहार करते हैं, उन सब गतिविधियों के माध्यम से भी बालक क्या करता है, सीखता है। यानी हम ये कहें सामान्य वे में ऐसे भी कह सकते हैं, अधिगम की परिस्थितियां बालक के लिए घर भी है और विद्यालय भी है। इसको सामान्यतः ऐसे भी कहा जाता है, विद्यालय में क्या सीखा, यानी स्कूल में क्या सीखता है, स्कूल के बाहर क्या सीखता है। अगर हम बात करें तो विद्यालय है, विद्यालय के अंतर्गत बालक क्या करता है, सबसे ज्यादा शिक्षक से सीखता है। उसके बाद विद्यालय की व्यवस्था कैसी है, साफ सफाई, टेबल कुर्सी, प्रकाश, अन्य जो स्टाफ है, यानी विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियों का प्रबंधन किस ढंग से किया गया है, उससे भी वह अप्रत्यक्ष रूप से
अनौपचारिक रूप से क्या करता है, सीखता रहता है विषय। फिर उस विषय को, कौन सी विषय को उसको पढ़ाया जा रहा है, उसके माध्यम से भी क्या करता है, बालक क्या करता है, विद्यालय के अंदर सीखता है। और पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत कौन सा चीज पढ़ाया जाता है, इसके आधार पर भी बालक क्या करता है, सीखता है। यह रह गई बाल्यावस्था तक की गतिविधियां। अब हम लोग इन दोनों परिस्थितियों यानी विद्यालय के अंदर और घर में, या ऐसे कहें विद्यालय के अंदर विद्यालय के बाहर जो सीखने की जो परिस्थितियां हैं, उसमें एक विद्यार्थी कैसे सीखता है, या क्या भूमिका अदा करता है, या क्या कार्य करता है जिसके माध्यम से वो क्या करता है, सीखता है। तो आइए हम इन दोनों को अलग अलग, अब विद्यालय वाली घर की पहले परिस्थितियों को हम लोग देखेंगे। घर की परिस्थितियों में माता पिता और अन्य सदस्य, पड़ोस, मित्र मंडली, उसका जो अपना पास पड़ोस का जो संगीताना है, मित्रता है, सखी सहेली है, जो कुछ भी है, उसके आधार पर वो क्या कौन सी चीजें सीखता है। उसमें जो प्रमुख चीजें मैंने वह लिखा है उसको अब समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि संबंध को महत्व देना, जैसे पिता अगर पत्नी पति का सम्मान करती है तो बेटा भी क्या करेगा, बेटी भी क्या करेगी, उसके अपने बाप का सम्मान ज्यादा करेगी। अगर पति पत्नी का सम्मान करता है, प्रेम करता है, तब उस घर में प्रेम का वातावरण, एक दूसरे का सम्मान और प्रेम का वातावरण बालकों में, यानी संबंध के प्रति जागरूकता, संबंध को महत्व देना, संबंधों के अनुसार ध्यान देना, संबंधों को समझना, संबंधों का अनुमान लगाना, संबंधों के अनुसार बोली भाषा, ये व्यवहार प्रदर्शित करना, यह सभी परिवार के माध्यम से भी बालक सीखता है। उच्चारण, शब्द कैसे बोला जाए, जैसे अगर गुस्सा वाला परिवार है तो क्रोध का शब्द ज्यादा क्रोध में बोलेगा, प्रेम का वातावरण है तो सामान्य मीठा शब्द, मीठा स्वर में बोलेगा। तो उच्चारण करना भी परिवार में सीखता है। अच्छी आदतों का विकास करना भी परिवार से ही होता है। सभ्यता, किसके संग कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे चरण स्पर्श करना चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए, सभ्यता, ये सब भी परिवार से ही सीखता है। संवेग, अच्छे संवेगों का विकास, यानी अगर परिवार अच्छा है, माता पिता अच्छे हैं, तो अच्छे संवेगों का विकास, जैसे आदर करना, प्रेम करना, उदारता रखना, क्षमा करना, गलती पे माफी मांग लेना, यानी अच्छे संवेगों का विकास होगा। अगर परिवार खराब है तो गलत संवेगों का विकास हो जाता है। भोजन, किस प्रकार से भोजन करना चाहिए, कितना भोजन करना चाहिए, बैठ के भोजन कैसे करना चाहिए, कैसे हाथ धोकर के भोजन करना, ये सब भोजन संबंधी जो आदतें हैं वो सभी के बारे में वो सीखता है, या इस संबंधी जो व्यवहार करता है वो भी परिवार के अंदर। उसी तरह से वस्त्र पहनना, वस्त्र का कद्र करना, वस्त्र का रखना, ये सब भी बालक सीखता है, यानी ये सब कार्य करता है, जिसके माध्यम से क्या करता है, ये सब गतिविधियां परिवार के माध्यम से सीखता है। बड़ों का सम्मान करना, ये सब भी परिवार के अंतर्गत सीखता है। कार्यक्रम, जो परिवार के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम, जैसे शादी विवाह संबंधी कार्यक्रम, वही में किसी बच्चा पैदा होता है तो उससे संबंधित जो कार्यक्रम, यानी जो भी कार्यक्रम होते हैं, बर्थडे पार्टी या जो कुछ भी, इस कार्यक्रमों के बारे में सीखना, जानना, समझना, उसके अपना इच्छा प्रकट करना, ये सभी परिवार के अंदर ही सीखता है। स्वच्छता, साफ सुथरा रहना, ये सभी परिवार और माता पिता के माध्यम से सीखता है। रख रखाव, किसी चीज का कदर करना, किताब का कदर करना, किताब को अच्छे से रखना, पढ़ना, ये सब भी क्या किया जाता है, परिवार के अंदर ही सीखता है। उसी तरह से सीखने संबंधी कार्य, चाहे वो पढ़ाई वाला कार्य हो, चाहे कोई काम करते हुए किसी को देखा तो वह उसको देख करके सीखना, वैसा जैसे भोजन बनाना, भोजन बनाते हुए देख लेना, चाय बना लेना, यानी देख करके सीखने संबंधी जो गतिविधियां वो अभी परिवार में ही प्रारंभ हो जाती है। उसी तरह से कहानी के माध्यम से कोई चीज जानना, कोई जानकारी हासिल करना, वैसा व्यवहार करना, वैसा अपने दिमाग में बैठना भी परिवार से ही मत। उसी तरह से जब संकट और कलह, जो समस्याएं होती है परिवार की, चाहे आर्थिक समस्या है, संबंधों को लेकर समस्या है, पास पड़ोस में कोई ऐसी समस्या है, तो उसके माध्यम से भी बालक क्या करता है, सीखता है, यानी अधिगम करता है। कि भूमिका का मतलब उस भूमिका का जो लोग कला कर रहे हैं उसमें उसकी नहीं भूमिका होती है, लेकिन उस बात को समझने में उसकी भूमिका होती है। तो ऐसा मत सोच लीजिएगा कि नहीं, यहाँ भूमिका का मतलब ऊ का करता है, यानी ये सब चीजों को क्या करता है, सीखता है। आगे चले, किसी सही गलत का निर्णय लेना, धर्म को मानना, त्योहार को मनाना, ये सभी बातें जो है बालक परिवार के ही माध्यम से। प्रेम पसंद, यानी प्रेम करना, किसी चीज को पसंद करना तो अपने पास रखना, उसका कदर करना, उसे छिपा के रखना, ये सब बातें भी बालक क्या करता है, घर में सीखता है। बात करना, बात करने की जो शैली होती है वह भी जो है बालक परिवार के ही माध्यम से सीखता है, यानी ये परिवार, माता पिता, पड़ोस, मित्र मंडली इत्यादि के ही माध्यम से सीखता है। अगर किसी चीज को गोपनीय छिपा के रखना,
जैसे जब वो मित्र मंडली में होता है तो माता पिता को नहीं बताता कि लोग हंसेंगे, चिढ़ाएंगे, उसको लज्जा आएगी। इस प्रकार से गोपनीय, किसी बात को गोपनीय रखना, और मित्र मंडली में अगर खेलता है तो खेल के नियम का पालन करना, तो यानी अनुशासन संबंधी भी गतिविधियों का प्रारंभ परिवार से ही हो जाता है, ये भी है। उसी तरह से आत्मसम्मान करना, कुछ दिन के बाद जो है वो अगर कोई से नाराज कर देता है तो दुखी हो जाता है, तो वह थोड़ा अलग हो जाता है, और उसे यानी एक प्रकार से उसकी इच्छा का, उसकी आवश्यकता का आत्मसम्मान कराने के लिए भी वह नाराजगी या रूठा हुआ व्यवहार प्रदर्शित करता है। यानी हम ये कहें तो घर के माध्यम से, घर के अंदर माता पिता, पास पड़ोस और मित्र मंडली के माध्यम से इन सब गतिविधियों के अंतर्गत वह ज्ञान के तौर पर अपनी भूमिका अदा करता है, व्यवहार के तौर पर अपनी भूमिका अदा करता है, किसी चीज को पहचानने, जानने, वैसा व्यवहार करने संबंधी गतिविधियों में भी छात्र या अधिगमकर्ता अपनी भूमिका अदा करता है। यानी इन भूमिकाओं के माध्यम से बालक क्या करता है, सीखता है। उनको सीखने में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों इंद्रियां उसका सहयोग करती हैं, जिससे वह व्यवहार धारण करके अपने जीवन में उत्तरोत्तर विकास या उत्तरोत्तर समझ या उत्तरोत्तर व्यक्तित्व के विकास में विभिन्न आवश्यकताओं को धारण करने संबंधी प्रवृत्तियों को जन्म मिलता है या जन्म हो जाता है। उसी तरह से अगर हम विद्यालय के माध्यम से देखें तो विद्यालयी परिस्थिति में अधिगमकर्ता क्या सीखता है, यानी शिक्षक के माध्यम से, विद्यालय की व्यवस्था के माध्यम से जो विषय पढ़ाई जा रही है उसके माध्यम से, विषय के अंतर्गत शामिल पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थी क्या सीखता है, उसको हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं। वास्तव में जैसे ही शिक्षक के प्रति उसको जब रिस्पेक्ट और श्रद्धा उत्पन्न होती है तो उनकी बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, माता पिता से कहीं अधिक ध्यान उस शिक्षक पे देता है। तो यानी ध्यान की प्रवृत्ति, किसी चीज़ की जिम्मेदारी वाली, उठाने वाली प्रवृत्ति उसके अंदर उत्पन्न होती है, यानी उस भूमिका को स्वीकार करते हुए धारण करता है। उसी तरह से रुचि, किसी चीज़ को जो उसको पसंद आती है, जो उसको अच्छी लगती है, उसको धारण करना, जो उसको खराब लगती है उसको निग्लेक्ट करना या उससे दूर हटना, ये सभी प्रवृत्तियां उसके अंदर हैं। प्रेरणा, अध्यापक जब प्रेरित करता है तो उसके कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि बाल्यावस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और सांवेगिक विकास काफ़ी तेजी से होते रहते हैं। इसलिए अभिप्रेरित जब अध्यापक करता है तो और प्रोत्साहित होकर के वो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। सभी इससे प्रेरणा के माध्यम से कार्य की भूमिका में भी वृद्धि हो जाती है। उसी तरह जानकारी, बहुत सारी जानकारी जो घरेलू स्तर पर नहीं हो सकती, तो वो सामाजिक स्तर पर, शिक्षा के माध्यम से, देश स्तर पर, विदेश स्तर पर विभिन्न कार्यों के संबंध में जानकारी उसको हासिल होती है विद्यालय से। स्वीकृति, किसी चीज़ पर अपनी स्वीकृति देना, सहमत होना, पक्ष लेना, ये सभी बातें जो हैं विद्यालय पाठ्यक्रम के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों में वो सीखता है। समूह बना लेना कि हम इस पक्ष में हैं, आप उस पक्ष में, पार्टियों के बारे में विचार करना, धर्म को लेकर के समूह बनाना, स्त्री पुरुष को लेकर के समूह बनाना, ये सब भी बातें जो है सीखता है या इस भूमिका में भी छात्र देखा जाता है। व्यवहार में क्रमबद्धता, कि जो अच्छे विद्यार्थी, अच्छे संस्कार के होते हैं, अच्छी मानसिक क्षमता होती है, उनके अंदर कोई व्यवहार को सिस्टमेटिक धीरे धीरे करना चाहता है, कोई उसको डिस्टर्ब करता है तो बोल पड़ता है, यानी व्यवहार में क्रमबद्धता। फिर वह किसी चीज़ में अंतर करना, तर्क करना, किस आधार पर यह बात हो सकती है, उसके अंदर सब जिज्ञासाओं के माध्यम से तर्क की प्रवृत्तियां भी उत्पन्न होती हैं। फिर संनियंत्रण, यानी किसी जैसे वर्णमाला सीखना है तो उसको शरीर और हाथ, मस्तिष्क और हाथ का कैसे नियंत्रण हो, यानी नियंत्रण, मस्तिष्क और हाथ का संयोग बनाना और भावनाओं को नियंत्रित करके किसी कार्य को करना, तकलीफ हो तो भी उस कार्य को करने में रुचि प्रदर्शित करना, यानी एक प्रकार कहें संवेग, बुद्धि और शरीर इत्यादि का जो नियंत्रण संबंधी गतिविधियां भी बालक की इस अवस्था में होती हैं, तेज होती हैं या बनती हैं, जिसके माध्यम से वर्णमाला, गिनती, अक्षर इत्यादि सीखता है। स्थान से महत्व, यानी यह जो है धीरे धीरे क्या करता है बालक, विद्यालय स्तर पर जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे हर चीज़ का महत्व वह धीरे धीरे समझने लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वह महत्व के आधार पर उसका स्थान सुनिश्चित करने लगता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस टाइप का। उसी तरह से विभेद करना, यानी योग्यता के आधार पर विभेद करना, आयु के आधार पर विभेद करना, आयु के आधार पर, योग्यता के आधार पर बातों को अलग अलग समझना या
समझ लेना कि बड़े भैया हैं, ज़्यादा दिन से पढ़ रहे थे, उनको ज़्यादा जानकारी है। एक प्रकार से वो विभेद योग्यता और आयु के आधार पर भी धीरे धीरे वह समझने लगता है, करने लगता है और आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हुए अपने भी ज्ञान में वृद्धि करने लगता है। इस सब भी भूमिका में उसकी वृद्धि होती है। उसी तरह से अगर हम भाषा की बात करें तो भाषाओं को सीखना, एक से अधिक भाषाओं को जानना, अंग्रेजी सीखना या उर्दू सीखना, फारसी सीखना, गुजराती, मराठी, जो कुछ भी है वो भाषाओं को इस अवस्था में बहुत तेज़ी से सीखता है, जिसके आधार पर यही कारण है कि ग्रामर जो है बाल्यावस्था से पढ़ाए जाते हैं। गणती क्रियाओं, गणना करना, हिसाब रखना, ये सब बातों को भी वह धीरे धीरे सीखने लगता है। ये सीखने की भूमिका में होता है छात्र। यानी ये विद्यालयी गतिविधियां हैं जिन परिस्थितियों के अंदर वह स्वाभाविक रूप से इन गतिविधियों को सीख लेता है। उसी तरह से कार्यक्रम जो विद्यालय के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ड्रामा में भाग लेना, पाठ्यसागामी क्रियाओं में भाग लेना, प्रयोगात्मक कार्यों में भाग लेना, उस तरह से और जो प्रतिस्पर्धा, खेलकूद इत्यादि उसमें भाग लेना, यानी कार्यक्रमों के माध्यम से भी ये क्या करता है, उस परिस्थिति में सीखता है। भले ही उसमें भाग न ले तो देख के सीखता है। यानी सामाजिक महत्व, इस विद्यालयी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो सामाजिक चीज़ें बताई जाती है, जो कहानियाँ, घटनाएं, इतिहास से संबंधित या मानव व्यवहार से संबंधित या सामाजिक चुनौतियों से संबंधित, उन बातों को भी धीरे धीरे समझने लगता है, जानने लगता है। उसी तरह से जो प्रेयर होता है, जो राष्ट्रगान होता है, जो राष्ट्र से संबंधित इतिहास होते हैं, राष्ट्र प्रेम की भावना, मानव समाज कल्याण की भावना, व्यक्तिगत कल्याण की भावना, सबके हित की भावना संबंधी प्रवृत्तियों का भी विकास इसी अवस्था में होने लगता है। या इन प्रवृत्तियों को धारण करने में भी विद्यार्थी की भूमिका होती है। इसी तरह से अगर हम नेतृत्व की बात करें तो राजनीति से संबंधित बातों को भी वो समझने लगता है, उसमें भेद करने लगता है कि ये अच्छे हैं, ये अच्छे, उसको जो भी अपना अच्छा लगे वो अलग बात है, लेकिन वो सब नेतृत्व की बात है। मित्र मंडली में भी नेतृत्व करने वाली बात और क्लास में भी नेतृत्व या मॉनिटरिंग करने संबंधी प्रवृत्तियों का भी विकास उसके अंदर देखा जाता है, या उन प्रवृत्तियों में वह शामिल होना चाहता है, या उन गतिविधियों में शामिल होने की गतिविधियां भी या प्रवृत्तियां देखी जा सकती है। उसी तरह से अगर हम बात करें अभिनेता अभिनेत्री, तो लड़कियां अभिनेत्रियों के अनुसार, लड़के अभिनेताओं के अनुसार अपने व्यवहार, यानी लड़कियों का व्यवहार लड़कियों के अनुसार, लड़कों का व्यवहार लड़कों के अनुसार धीरे धीरे परिलक्षित होने लगता है। इस अवस्था में क्या होता है, लड़के लड़कियां दूर हटते हैं, यानी इनका व्यवहार अपना अब धीरे धीरे संगठित होने लगता है। किशोरावस्था में जहाँ एक दूसरे के संवेगों के विकास के कारण से पास आना पसंद करते हैं या सोचना पसंद करते हैं, उसी तरह से इस अवस्था में बालक बालिकाएं थोड़ा सा अलग और अपने अपने रंग रूप, हाव भाव, व्यवहार के अनुसार वैसा आदर्श, वैसा व्यवहार, वैसा स्टाइल, वैसी भाषा, वैसी लैंग्वेज, वैसी कपड़ा इत्यादि का धारण करने संबंधी अलग अलग प्रवृत्तियों, सीखने संबंधी भी प्रवृत्तियाँ या व्यवहार के अंतर्गत बालक बालिकाओं की भूमिका देखी जाती है। उसी तरह से अगर खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें जो उसको खेल पसंद होता है उसके अनुसार भी वह व्यवहार करता है। उसको इस तरह से भले ही क्रिकेट नहीं खेल पाता हो, लेकिन अगर क्रिकेट पसंद है तो हवा में ही हाथ घुमा के बॉलिंग फेंकेगा, वो बॉलिंग कहीं आएगी न जाएगी, न कोई छक्का मारेगा, उसके मन में ही वो सब चलता रहता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो खिलाड़ियों की जो प्रवृत्तियां हैं या खेल के अंदर जो उसकी सोच बनी हुई है, वैसा व्यवहार, वैसा पसंद, वैसी जिज्ञासा, वैसी खोज, वैसा समूह खोज करके वैसा खेल खेलने में वह ज़्यादा अपना जो है भूमिका प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो बाल्यावस्था के अंतर्गत जो घर है और विद्यालय है, उन विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत बालक और बालिका या अधिगमकर्ता अपनी विभिन्न गतिविधियों में अपने शब्द, स्पर्श, रूप, रस इत्यादि 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने मानसिक पटल में धारण करते हुए अपने को पसंद आने वाले व्यवहार को प्रदर्शित करने लगता है या सीखने लगता है। ये इनकी विभिन्न भूमिकाएं रही। मुझे उम्मीद है कि आप अधिगमकर्ता की परिस्थिति यानी अधिगम की परिस्थिति यानी सीखने वाली परिस्थिति में एक अधिगमकर्ता यानी बालक की कैसी भूमिका होती है, विद्यालय के अंदर और घर के अंदर कैसी भूमिका होती है, या किस प्रकार से वह व्यवहार करता है, जिसके अंतर्गत वह ज्ञानात्मक भूमिका किस प्रकार से निभाता है, क्रियात्मक भूमिका किस प्रकार से निभाता है, इस सब बातों को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।